A very good evening. So this is the last session for the day. इसके बाद हमारी छुट्टी हो जाएगी. ठीक है, हमारी कल ऑफ रहेगा एंड हम मंडे से क्लासेस अपनी रिज्यूम करेंगे इसके बाद. और जैसे कि आज की जो 1:30 वाली क्लास थी, 1:30 PM, इसमें मैंने पेपर 1 सेक्शन बी आपका शुरू कर दिया है. पेपर 1 सेक्शन बी, जिसमें हमने पहला टॉपिक आज कंप्लीट किया, विच इज पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज. अभी ये टॉपिक अभी भी ये फिनिश हो चुका है. इसके बाद पर्सपेक्टिव कवर होगा, पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. ठीक है, तो हम पेपर 1 सेक्शन बी शुरू कर चुके हैं. पेपर 1 सेक्शन बी में वो सेक्शन अभी हम कवर कर रहे हैं जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री के साथ में ओवरलैप होता है, विच ओवरलैप विद मॉडर्न हिस्ट्री. इसको अभी हम कवर कर रहे थे. ठीक है, तो इसको कवर करेंगे आने वाले टाइम में. तो आप क्या कर सकते हैं, साथ साथ अपनी मॉडर्न हिस्ट्री जिन बच्चों ने फिनिश नहीं की है वो फिनिश कर लीजिएगा. आपको बेटर यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल जाएगी आपकी पॉलिटिकल साइंस के साथ. ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक कवर करेंगे पेपर 2 सेक्शन ए से. पेपर 2 सेक्शन ए का टॉपिक. पेपर 1 सेक्शन ए फुल फ्लेजेड कंप्लीट हो चुका है 35%. पेपर 2 सेक्शन ए हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है. काफ़ी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है, सो वेट अ मिनट. कुछ मैंने आपकी पीडीएफ भी अपलोड की हैं आज. सो पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. खैर, पेपर 2 सेक्शन ए में कौन सा टॉपिक हमारा बचा है, लेट मी सी. सिलेबस पहले तो हम देख लेते हैं एक बारी. Let me upload the syllabus. Wait. Good evening, Saurabh. So, political science में paper 1 section A is done. That means 35% syllabus यहाँ से हो चुका है. And paper 2 section A में से क्या बचा है? Let me first of all discuss that once. देखिए, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो चुका है, स्टेट इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव भी हो चुका है. पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने कल, हमारा शायद एक डाउट क्लियरिंग सेशन था, उसमें मैंने कवर कर दिया था. सोशल मूवमेंट्स हमारा बचा था कि डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में कैसी हैं, क्या डिफरेंस है, न्यू सोशल मूवमेंट, ओल्ड सोशल मूवमेंट में, ये मैंने कल कवर कर दिया था. तो हमारा ये वाला पूरा हो चुका है, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स. आगे आता है ग्लोबलाइजेशन, ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं. नेक्स्ट आता है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन. इसमें आइडियलिस्ट हो चुका है एंड रियलिस्ट हो चुका है. एक तो मार्क्सिस्ट बचा है, ये 3 बचे हैं, जिसके लिए आई एम थिंकिंग कि एडिशनली इसके लिए मैं आपका पार्ट 3 का जो रहेगा, पार्ट 3 आएगा आपका नेक्स्ट मंथ. ठीक है, उसमें कुछ एडिशनली ये मार्क्सिस्ट फंक्शनलिस्ट सिस्टम थ्योरी, ये दिसंबर में मैं कवर कर दूंगी. फिर हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, इंक्लूडिंग नेशनल इंटरेस्ट. ये पूरा टॉपिक फिनिश हो चुका है. फिर आता है चेंजिंग इंटरनेशनल
पॉलिटिकल ऑर्डर, राइज ऑफ सुपर पावर्स, ये कोल्ड वॉर से रिलेटेड है, स्ट्रेटेजिक एंड आइडियोलॉजिकल बाइपोलैरिटी, आर्म्स रेस एंड कोल्ड वॉर, एंड देन न्यूक्लियर थ्रेट, ये सब पर हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, देन नॉन अलाइन मूवमेंट आज ही हमने कवर किया है कि एम्स क्या है, अचीवमेंट क्या है, रेलेवेंस क्या है आज के टाइम पे, इंडिया की क्या इसमें लीडरशिप रोल रहेगा, कैसे इसको फिर से रिवाइव किया जा सकता है। Then collapse of Soviet Union, unipolarity, American hegemony, relevance of non-alignment in the contemporary world, ये आज ही फिनिश किया है नॉन अलाइनमेंट वाला। बाकी ये जो है आपका आर्म्स रेस कोल्ड वॉर वाला, कोल्ड वॉर की मैंने पीडीएफ आपके साथ में एक शेयर की है, ठीक है, वो पीडीएफ एज इट इज आपको करनी है, बिकॉज देखिए ये थोड़ा फैक्चुअल है कोल्ड वॉर वाला, मतलब कुछ इसमें सीखने वाला नहीं है, सब चीजें फैक्चुअल आपको दिखने को मिलेंगी यहाँ पर। तो ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ में ओवरलैप करता है, ठीक है। बाकी इसमें जो भी व्यूज वगैरह होंगे जैसे किसी भी थिंकर के, तो वो वहाँ पर जो पीडीएफ आपसे शेयर की गई है उसमें दिए गए हैं। बाकी कुछ एडिशनल अगर होते हैं फ्यूचर में मैं कुछ ऐड करवाऊंगी तो मैं आपको एक आपको पीडीएफ शेयर कर दिया करूंगी, वो आप डाउनलोड कर लिया करना, ठीक है, इन केस अगर कोई एडिशनल रहता है तो। दूसरा हम देखते हैं दिस पार्ट, दिस आई टोल्ड यू एवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम रिगार्डिंग ब्रेटन वुड्स टू डब्ल्यूटीओ, ये आपका इकोनॉमिक्स में कवर होता है, तो इकोनॉमी में आपका फिनिश हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड की क्या डिमांड है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को लेकर के, ये मैंने पहले भी बताई है आपको। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन है, देन कम्स रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न्स। इसमें ये ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, ये सभी, टेररिज्म हो गया, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो गया, जेंडर जस्टिस हो गया, जेंडर इक्वालिटी, फेमिनिज्म से रिलेटेड हो गया, ये एनवायरमेंट से रिलेटेड हो गया। तो इसका कुछ फर्दर डिस्कशन थोड़ा बहुत हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 3 में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर यूनाइटेड नेशन से शुरू करेंगे, थोड़ा बेसिक आइडिया देखेंगे यूनाइटेड नेशन का, रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है, एंड रोल क्या था एनविजाज और एक्चुअल रिकॉर्ड में क्या, कैसे परफॉर्म किया है यूनाइटेड नेशन ने, वो देखेंगे। जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उनके एम्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करती हैं, ठीक है, ये हो जाता है इसमें। बाकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आता है आपका सार्क, नाफ्टा, एपेक, आसियान एंड ईयू। इसमें से ईयू एंड सार्क की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बाकी आसियान, एपेक, नाफ्टा की भी पीडीएफ आपको मिलेगी, लेकिन इसको हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। तो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग कि कौन कौन सी चीज हम पार्ट 3 में करने वाले हैं। तो ये 3 जो होंगे वहां करेंगे, यूनाइटेड नेशन आज हो जाएगा, ये आपको इकोनॉमी में से करना है, देखिए। बाकी इसके जो नोट्स हैं फैक्चुअल है क्योंकि ये टॉपिक, तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, नो इश्यूज विद दैट। ये हम कवर कर चुके हैं, इंडिया फॉरेन पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स कवर कर लिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिसी मेकिंग भी हम देख चुके हैं, ये पूरा हो चुका है। इंडिया के कंट्रीब्यूशन क्या है नॉन अलाइनमेंट में, डिफरेंट फेजेस क्या थे, करंट रोल क्या है इंडिया का, ये भी बता चुकी हूँ आज ही। देन हमने देखा इंडिया एंड साउथ एशिया में हमने सार्क को छोड़ करके जो इंडिया एंड साउथ एशिया में जितनी कंट्रीज हैं वो सभी हमने कवर कर ली हैं। सार्क के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू अ पीडीएफ, एंड सार्क आपको जैसे बताया है कि हम अलग से सार्क और ईयू को साथ में कवर करेंगे, फिर आसियान, एपेक एंड नाफ्टा को कवर कर लेंगे, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी हम देख चुके हैं, एंड रिवर वाटर डिस्प्यूट रीजनल कोऑपरेशन के हिसाब से इंडस वाटर रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्प्यूट, ये भी देख चुके हैं। बाकी ग्लोबल साउथ में हम ये भी कवर कर चुके हैं, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ में इसके जो रिलेशंस हैं वी हैव कवर्ड दैट आल्सो। नेक्स्ट इज इंडिया एंड यूएन सिस्टम में इंडिया का रोल क्या रहा है यूएन पीस कीपिंग में, डिस्कस दैट, क्या डिमांड रहती है इंडिया की। ये यूनाइटेड नेशन का जो आज टॉपिक पढ़ेंगे उसी में हमारा साथ साथ फिनिश हो जाएगा, ठीक है, उसी में इसके बारे में भी बात हो जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको यूनाइटेड नेशन की जो पीडीएफ दी है वो पीडीएफ ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वहां से पढ़ लेना। बाकी ये हम कवर कर चुके हैं, यूएसए के साथ में, जापान के साथ में, चाइना, रशिया, इन सभी के साथ में रिलेशंस हमारे कवर हो गए। न्यूक्लियर क्वेश्चन पे भी मैंने डिस्कस कर दिया है, चेंजिंग परसेप्शंस की। कुछ ऐसे स्कूल ऑफ थॉट है जो इसके पॉजिटिव में आते हैं कि हमको नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ही रखनी चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमको फर्स्ट यूज में रिवाइज करना चाहिए, ये भी हम देख चुके हैं। इसकी बस पीडीएफ बची है शेयर करनी, अब मैं कल के बाद आई विल शेयर दिस पीडीएफ फॉर द न्यूक्लियर क्वेश्चन ऑल्सो, इंडिया एंड द न्यूक्लियर सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन।
बाकी यहाँ पर हमने सब कर लिया है एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ में, वेस्ट एशिया समझा, इराक समझा, देन कम्स अफगानिस्तान के साथ में एक्सपर्ट ओपिनियन समझे हैं, यूएस इजराइल के साथ में हमने समझा, एंड साथ ही साथ ये भी हमने आज कवर कर लिया है विजन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दिस ऑल्सो वी हैव कवर्ड। तो यहाँ पर कुछ कवर करने के लिए बचा नहीं है, सिर्फ ये है कि जो बेसिक से कवर करना है। जैसे हमने कुछ कंट्रीज में क्या किया है, यहाँ पर हमने पॉलिटिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से जो एक्सपर्ट ओपिनियंस करने होते हैं हमें सब्जेक्ट मैटर पे, वो एक्सपर्ट ओपिनियंस मैंने यहाँ पे करा दिए हैं आपको। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ, ये बहुत असेंशियल है बताना आपको कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या चीजें रहेंगी आगे पार्ट 3 में। एक्सपर्ट ओपिनियंस हो चुका है, आगे 20 दिसंबर से हिंदी में आपकी इंटरनेशनल रिलेशन की, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, 2-2 घंटे की होंगी, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हुआ करेंगी, 12 PM तक ये क्लास रहेगी आपकी। ठीक है, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिसंबर से, सो दिस इज गोइंग टू बी 20 दिसंबर से आपकी क्लासेस यहाँ पर अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, एक तो बिम्स्टेक भी रह गया है, तो पहले थोड़ा सा बिम्स्टेक कवर कर लेते हैं। बाकी यूनाइटेड नेशन बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल टॉपिक है, तो वी विल डिस्कस दैट। पीडीएफ तो आपको प्रोवाइड हो ही चुकी है। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल कवर बिम्स्टेक। बाकी पेपर 1 सेक्शन भी हम शुरू कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसको भी फिनिश करते रहेंगे। देखिए, बिम्स्टेक के लिए, बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये जो था एस्टैब्लिश किया गया था कब? 1997 में। इसको एस्टैब्लिश किया गया 1997 में। इसके जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज इन ढाका, ढाका बांग्लादेश। इट इज इन ढाका बांग्लादेश। मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी बिम्स्टेक की? थोड़ा सा इसके लिए शॉर्टकट याद रखिए, बी इज फॉर, याद रखिए ऐसे, बी इज फॉर BBIN, BBIN, BB इन, MST, MST। BBIN यानी भूटान, इसका पार्ट है। B फॉर बांग्लादेश इसका पार्ट है। I फॉर इंडिया इसका पार्ट है। एंड N फॉर नेपाल इसका पार्ट है। MST में म्यांमार, S फॉर श्रीलंका एंड T फॉर थाईलैंड। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसका पार्ट है? BBIN, MST। आपको दिख रहा है यहाँ पे MST आ रहा है, तो B से BBIN, उसके बाद आता है MST, यहीं से आ गया। ठीक है, तो दैट इज बिम्स्टेक की सभी कंट्रीज। तो यानी इसमें मालदीव्स नहीं है, यानी सार्क के 3 मेंबर्स नहीं है। सार्क ग्रुपिंग काम नहीं कर रही है, उसके रिप्लेसमेंट को बोला जाता है कि BBIN इसमें अच्छी रहेगी। ठीक है, तो सार्क में साउथ एशिया की 8 कंट्रीज थी, BBIN में साउथ एशिया की सिर्फ 5 कंट्रीज हैं। तो यानी इसमें 3 कंट्रीज माइनस की गई। सबसे पहले तो अफगानिस्तान नहीं है इसमें, दूसरा पाकिस्तान नहीं है इसमें, एंड मालदीव्स नहीं है। BBIN, बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ जो कंट्रीज हैं वो सभी बिम्स्टेक का पार्ट है। तो बिम्स्टेक कंट्रीज की अगर आप पॉपुलेशन देखें तो अराउंड हम देखते हैं 150 करोड़ लोग हैं, 1.5 बिलियन पीपल आर देयर इन BBIN कंट्रीज, ये बिम्स्टेक कंट्रीज में। यानी अप्रोक्सीमेटली ये वर्ल्ड की 21% पॉपुलेशन को ये प्रेजेंट करती है। ठीक है, और इसकी जो GDP रहेगी वो रहेगी अप्रोक्सीमेटली 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स की, तो सारे मिलाकर के 2.5 क्यूमुलेटिव की मैं बात कर रही हूँ। एनुअल GDP का एवरेज निकालोगे तो 6% के आसपास रहेगा। खैर, तो मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखें बिम्स्टेक का, तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के हिसाब से मेंबर कंट्रीज में ये काम करता है। इसमें इन टोटल 14 सेक्टर्स हैं जिसपे काम चल रहा है। हाउ मेनी सेक्टर्स? ऑलमोस्ट 14 सेक्टर्स आर देयर जिसपे काम किया जा रहा है। ये 14 सेक्टर्स में आता है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन,
एग्रीकल्चर पे काम चल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट में, हेल्थ पे काम कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट इंक्रीज करने के लिए काम कर रहे हैं, पॉवर्टी को हटाने के लिए, टेररिज्म पे काउंटर करने के लिए, ठीक है, ट्रांसनेशनल क्राइम्स को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज पे, ये सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। तो इसमें हर एक कंट्री एक ना एक सेक्टर को लीड कर रहा है। जैसे इंडिया कौन कौन से सेक्टर को लीड करेगा बिम्स्टेक में, इंडिया का मैं बता देती हूँ, इंडिया इज लीडिंग इन दिस सेक्टर। इंडिया लीड्स इन एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में एक तो लीड कर रहा है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में लीड कर रहा है इंडिया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में। फिर इसके अलावा टूरिज्म, इस सेक्टर को लीड कर रहा है इंडिया। काउंटर टेररिज्म, एंड अनदर इज ट्रांसनेशनल क्राइम। इन सभी सेक्टर्स को इंडिया हेड कर रहा है बिम्स्टेक के अंडर में। वैसे टोटल 14 सेक्टर्स हैं, लेकिन उनमें से बस इस पे कर रहा है। तो बिम्स्टेक जो है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि आपस में साउथ ईस्ट एशिया की जो दो कंट्रीज हैं, जैसे कि म्यांमार एंड थाईलैंड, इन दोनों कंट्रीज को कनेक्ट करता है साउथ एशिया के कुछ कंट्रीज के साथ में। तो बिम्स्टेक कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। बिम्स्टेक रिप्रेजेंट करता है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड एट द सेम टाइम साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो इंडिया का अगर आप देखें तो इंडिया इसमें बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन में अगर साइज वाइज देखा जाए तो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जीडीपी बहुत ज़्यादा है, और ये मैटर ऑफ कंसर्न है। बांग्लादेश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफ़ी फेमस है। थाईलैंड एंड म्यांमार में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा की जा सकती है, बिकॉज यहाँ पर नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। श्रीलंका में पोर्ट्स हैं, ये हम देखते हैं। इंडिया की क्या है स्ट्रेंथ, जीडीपी, इसका साइज। सो काफ़ी समिट्स हुई हैं बिम्स्टेक की, जैसे कि पहली जो समिट हुई थी 1997 में, तो देखिए बना है ये, पहली समिट इसकी हुई थी 2004 में। 2004 के बाद नेक्स्ट समिट इसकी 2008 में हुई थी। उसके बाद सीधा 2014 में इसकी समिट हुई। ठीक है, तो हमें देखने को मिलता है अभी एक और समिट हुई थी 2016 में, इससे पहले। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट ऐसे आउटरीच डॉक्यूमेंट निकला था। तो बिम्स्टेक कहीं ना कहीं एक मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर करने की बात यहाँ पर कर रहा है। देखिए, एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड के बीच में, प्रपोज्ड है। प्रोजेक्ट का नाम है IMT ट्राइलेटरल हाईवे। IMT ट्राइलेटरल हाईवे, इस प्रोजेक्ट में एक तो इंडिया है, नेक्स्ट इज म्यांमार, एंड नेक्स्ट इज थाईलैंड। इंडिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। फिर हम देखते हैं इसके अलावा देयर इज अ काला धन मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। काला धन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, दिस इज द प्रोजेक्ट, ये इंडिया एंड म्यांमार के बीच में है।
दिस इज बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, इंडिया एंड म्यांमार के बीच में कालाधन मल्टी नोडल प्रोजेक्ट। एंड ये एग्रीमेंट जो था साइन किया गया था 2008 में म्यांमार के साथ में, जिसमें जो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है इसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं, उसको काउंटर करने के लिए। तो कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू हुई थी 2010 में, लेकिन क्योंकि पूरे तरीके से फंड नहीं थे, प्लानिंग बहुत गलत की गई, तो ये डिले हो गया प्रोजेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव ये चल रहा है कि इसको 2019 के एंड तक कंप्लीट किया जाए। तो ये प्रोजेक्ट जो है एक ऑल्टरनेटिव एक्सेस रूट प्रोवाइड करेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इसका एम है कि एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट मतलब नेटवर्क ऐसे बनाया जाए कार्गो भेजने का, ईस्टर्न पोर्ट्स ऑफ इंडिया से यानी कोलकाता पोर्ट से म्यांमार और म्यांमार से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया तक। तो कोलकाता पोर्ट को म्यांमार के सितवे पोर्ट के साथ में कनेक्ट किया जाएगा सी लिंक से, और इस लिंक से सितवे पोर्ट से म्यांमार की एक रिवर है कालाधन रिवर, उसके थ्रू इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये आगे मिजोरम तक कनेक्टिविटी देगा, एंड वहां से रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू आगे रिवर जहां तक नेविगेबल है पलेथवा तक, वहां से फिर आगे जाकर के रोडवेज यूज होगा। जब कंप्लीट हो जाएगा इसकी वजह से जो टाइम आप गुड्स को भेजने का लगाते हो, मान लो आपने कोलकाता से मिजोरम में लेना है कोई सामान भेजना है, तो 3 से 4 दिन लगते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स आ जाते हैं। तो ये साउथ ईस्ट एशिया के लिए एक फ्यूचर गेटवे का भी काम कर सकता है, जहाँ से इसके थ्रू हम डायरेक्टली साउथ ईस्ट एशिया में रीच कर सकें। ठीक है, तो इस बेसिस पे आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ रही है यहाँ पर। बीइंग कंपेयर किया जाता है, देखिए बिम्स्टेक और सार्क को। बिम्स्टेक जो है वो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया की, सॉरी सार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है साउथ एशिया की। बिम्स्टेक इज इंटर रीजनल कोऑपरेशन, मतलब 2 रीजन्स के बीच में आपस में कोऑपरेट हो रहा है। साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया दोनों अलग अलग रीजन्स हैं, इनके बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात की जा रही है बिम्स्टेक में। तो जो सार्क है 1985 में एस्टैब्लिश किया गया। सार्क को एस्टैब्लिश किया गया था जब कोल्ड वॉर चल रहा था। बिम्स्टेक को एस्टैब्लिश किया गया जब कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, 1997 में एस्टैब्लिश किया गया। तो सार्क में प्रॉब्लम ये है कि काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि सभी मेंबर कंट्रीज एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करती हैं, सस्पिशन करती हैं, दैट्स व्हाई। बिम्स्टेक में सभी कंट्रीज एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली हैं, यहाँ पर मिसट्रस्ट का कोई गुंजाइश नहीं। सेकेंड थिंग दैट वी सी इज कि सार्क में कहीं ना कहीं एसिमेट्रिक पावर बैलेंस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि एसिमेट्रिक पावर बैलेंस मतलब इंडिया का अगर आप देखो तो कंपैरेटिवली जीडीपी इकोनॉमी सब कुछ ज्यादा है, तो इंडिया की साइड से पावर एसिमेट्री है, एंड रीजनल पॉलिटिक्स के चलते सार्क को काफी नुकसान भी झेलने पड़ते हैं सार्क कंट्रीज को। अनदर थिंग दैट वी सी इज कि बिम्स्टेक के चलते यहाँ पर बैलेंसिंग ऑफ पावर है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देयर इज बैलेंसिंग ऑफ पावर एक्चुअली, क्योंकि थाईलैंड प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ये रहता है कि सार्क कंट्रीज का आपस में जो ट्रेड होता है वो सिर्फ 5% होता है। बिम्स्टेक का कंपैरेटिवली पिछले 10 सालों में जो ट्रेड है वो अराउंड 6% बढ़ा है ऑलमोस्ट। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बिम्स्टेक इज अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि हम देखते हैं कि काफी हमारे स्कॉलर्स हैं, 2 स्कॉलर्स आप जिनको कोट कर सकते हो इसमें। एक तो है एम्बेसडर राजीव भाटिया। एम्बेसडर राजीव भाटिया को कोट करके बता सकते हो कि इनका कहना है कि इट इज वाइज टू लर्न वॉकिंग बिफोर ट्राइंग टू फ्लाई। हमें प्रैक्टिकल कोऑपरेशन करने चाहिए 6 एरियाज में बिम्स्टेक के साथ में, विच इज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कनेक्टिविटी को लेकर के, एनर्जी को लेकर के, टूरिज्म, काउंटर टेररिज्म को लेकर के, ब्लू इकोनॉमी को लेकर के, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी एड्रेस किए जाने चाहिए थ्रू अ रियलिस्टिक प्रोग्राम। बिम्स्टेक को कुछ अभी तक बिम्स्टेक ठीक है रिप्लेस ऐसा बोल रहे हैं कि रिप्लेस कर देगा, लेकिन विजिबल रिजल्ट अभी दिखे नहीं है, शॉर्ट टर्म में सक्सेस अभी नहीं दिखा है। सबसे पहले तो
सक्सेस रेट होना चाहिए, अगर सक्सेस करे तब तो हम बोले भी। जैसे फ्री ट्रेड एरिया को लेकर के नेगोशिएशन अभी भी चल रहा है, सर्विसेज को लेकर के, इन्वेस्टमेंट को लेकर के अभी भी चीजें चल रही हैं, अभी भी हो रहा है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बिना हम ये नहीं बोल सकते कि ये जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सार्क से बेहतर है। तो राजीव भाटिया का कहना है कि आप तब इसको कंक्लूड कर सकते हो दैट दिस इज बेटर देन सार्क जब यहाँ पर फाइनली एक फ्री ट्रेड एरिया का एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। ऐसे ही एक और एम्बेसडर है पिनाक रंजन चक्रवर्ती। इनका कहना है कि बिम्स्टेक को अब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाना होगा। अभी तक तो सिर्फ बातें ही हो रही हैं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ है। तो अपने नेसेसरी रिसोर्सेस को इंजेक्ट करके बिम्स्टेक को काम करना होगा इम्प्लीमेंटेशन पे, एंड अपने रिसोर्सेस को डाइवर्स करके लेस क्रिटिकल एरियाज से टू बिम्स्टेक, वहां से इस पोटेंशियल को राइज करना पड़ेगा, जिसके चलते आप एक ऐसा व्हीकल तैयार कर सको जिसके चलते इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी गोल्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा एक बूस्ट मिले। सो वी सी दैट बिम्स्टेक इनोवेटिव है, डेफिनेटली बिम्स्टेक इज इनोवेटिव, लेकिन पिनाक रंजन चक्रवर्ती का कहना है कि बिम्स्टेक इज अंडर परफॉर्मिंग, इट इज अंडर परफॉर्मिंग। जिस हिसाब से उसको परफॉर्म करना चाहिए वैसा अभी तक परफॉर्म नहीं किया है बिम्स्टेक ने। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस रिगार्डिंग बिम्स्टेक। बिम्स्टेक से रिलेटेड भी पीडीएफ आई विल गिव यू सेपरेटली, आज काफी पीडीएफ आपकी मैंने दी है। लेट्स गो फॉर नाउ what I wanted to discuss is United Nations. थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन डिस्कस करते हैं। यूएन, लेट अस डिस्कस यूएन। ओके, सो सॉरी। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विद यूएन। यूएन इज, कब यूएन था आया था? देखिए यूएन से पहले भी एक बॉडी आ चुकी है, ठीक है। यूएन इज दी, वेट अ मिनट, सो लेट्स टॉक अबाउट यूएन। यूएन से पहले भी एक बॉडी आ चुकी है, उस बॉडी का नाम था लीग ऑफ नेशंस। कब आई थी? 1919 में। तो लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है यूनाइटेड नेशन, इसी का सक्सेसर है बेसिकली। सो व्हाट वी सी इज दैट यूनाइटेड नेशन में बेसिकली यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि 1945 में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूनाइटेड नेशन दोबारा से आएगा, लेकिन लीग ऑफ नेशन ये फेल हो गया। वाई दिस विल फेल, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। रीज़न बीइंग कि यूएसए ने इसमें अपना यूनाइटेड नेशन में यूएसए अपना रोल नहीं लेगा एज अ लीडर, रादर अपनी यूनाइटेड नेशन, लीग ऑफ नेशन बनाया तो गया 1919 में, लेकिन 1919 में ये लीडरशिप का जो टारगेट दिया गया ये ब्रिटेन एंड फ्रांस को सौंपा गया। लेकिन ब्रिटेन एंड फ्रांस इतने मोटिवेटेड नहीं थे यूनाइटेड नेशन को लेकर के, और ये दोबारा से बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स पे ध्यान देंगे, तो इसीलिए ये फेल हो गया। आगे जाकर के हम देखेंगे लीग ऑफ नेशन, तो यानी जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया था वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, कलेक्टिव सिक्योरिटी का यहाँ पर। तो आगे जाकर के फिर से वर्ल्ड वॉर टू होगी एज अ फेलियर ऑफ दिस, एंड हम देखेंगे फिर आएगा यूनाइटेड नेशन जिसमें यूएसए फाइनली लीडरशिप रोल यहाँ पर एक्वायर करेगा, एंड यूनाइटेड नेशन फाइनली फुल फ्लेजेड आएगा। तो हमारे जो सिलेबस में है टॉपिक वो पहला है कि रोल क्या है यूनाइटेड नेशन का, व्हाट इज, जो रोल एनविसाज किया गया था कि क्या काम होगा यूनाइटेड नेशन का,
तो वो पता होना चाहिए, एंड दूसरा कि एक्चुअली में क्या हुआ। रोल तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन में एक्चुअली में कोई फायदा हुआ इससे कि नहीं हुआ। तो उसमें देखने को मिलेगा हमें कि यूनाइटेड नेशन इज एक्चुअली यू नो it is it was not created to create heaven on this earth. Rather, it was created to prevent it from becoming hell. तो ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन के बारे में ये स्पेशल चीज बोली जाती है कि धरती पे स्वर्ग बनाने के लिए यूनाइटेड नेशन को नहीं क्रिएट किया गया था। इसको क्रिएट किया गया था ताकि धरती पे नर्क ना बने, हेल ना हो धरती पे। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया, ये एनविसाज रोल में आता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें यूनाइटेड नेशन का एज पर द यूएन चार्टर, बहुत फैक्चुअल चीजें हैं, देखिए ये सभी मैं बता रही हूँ आपको, लेकिन बट दिस इज वेरी वेरी फैक्चुअल। यूनाइटेड नेशन चार्टर के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन के जो प्रियम्बल में लिखा है इसके रोल के बारे में, वो चीज लिखी गई है कि दैट इट इज यूनाइटेड नेशन हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसको बनाया गया है ताकि आने वाली जो जनरेशंस हैं उनको वॉर से बचाया जा सके, युद्ध से बचाया जा सके। ठीक है, युद्ध के चलते जो भी नुकसान होता है उनसे बचाया जा सके। तो रोल में क्या बोला जाता है, दैट यूनाइटेड नेशन चार्टर में लिखा गया है इट इज टू सेव द फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली जो पीढ़ी है उनको युद्ध, स्क्राउज ऑफ वॉर के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं उससे बचाने के लिए ये लाया गया है। साथ में इसमें ऑब्जेक्टिव में ये भी बताते हैं कि यूनाइटेड नेशन प्रमोट करता है ह्यूमन राइट्स को, कि ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। साथ ही साथ इसमें प्रमोट करता है कि सभी नेशंस को, चाहे कोई नेशन स्मॉल हो या कोई नेशन बिग हो, सभी नेशन को रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर नेशन। एक ये चीज मेंशन की गई। इसके अलावा सोशल प्रोग्रेस के बारे में बताया गया, सोशल प्रोग्रेस। इसके अलावा हम देखेंगे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लाने के लोगों के लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए लाया गया। खैर ये तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन के मेन जो पिलर्स हैं, देयर आर 3 मेन पिलर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। 3 मेन पिलर्स आर देयर। ये 3 मेन पिलर्स कौन से हैं? पहला तो है कि प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड पीस, कि पूरे वर्ल्ड में पीस होना चाहिए, प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड पीस। सेकंड इसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड थर्ड जो हमारा पिलर रहता है दैट इज प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ डेवलपमेंट। तो ये तो इसके ऑब्जेक्टिव थे, लेकिन अब देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है, कितना सक्सेसफुल रहा यूनाइटेड नेशन ने इतने जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे, तो क्या अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर यूनाइटेड नेशन की अचीवमेंट्स देखी जाए, एक एक करके देखते हैं, तो सबसे पहले था एक पिलर था पीस को लेकर के। तो पहला देखते हैं कि क्या यूनाइटेड नेशन ने पीस मेंटेन किया, इसके बारे में बात करते हैं। तो पीस को लेकर के देखिए, हम देखते हैं ईस्ट और वेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था, इसी के बाद ही कोल्ड वॉर आ गई थी। तो एक जगह ईस्ट था, एक जगह वेस्ट था, तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो पीस तो नहीं हो पाया, तो फेल हो गया। यानी इसमें कोई इफेक्टिव रोल यूनाइटेड नेशन प्ले नहीं कर पाएगा। और रही बात जिसके लिए यूनाइटेड नेशन लाया गया था, दैट इज कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी में यूनाइटेड नेशन अगेन फेल हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगी।
कलेक्टिव सिक्योरिटी हो ही नहीं रही है। इवन एट प्रेजेंट भी आप देखोगे कि जो कंट्रीज पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए अपनी पीस कीपिंग के लिए साइन अप करती हैं या फंड देती हैं, यहाँ पर ये भी वीक हो रही है, कमिटमेंट इनकी वीक हो रही है। अब नेशंस ना तो फंड देने के लिए तैयार है, ना ही अपने जो भी पीस कीपिंग के लिए पर्सनल से अपने भेजा करते थे वो भी नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्राइसिस में अभी तक भी कुछ क्राइसिस हैं जिनका रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। बड़े फेमस फेमस क्राइसिस की मैं बात करती हूँ जिससे पता चलेगा कि पीस नहीं मेंटेन किया गया। पहली चीज, यूनाइटेड नेशन में नेहरू लेकर के गए थे कश्मीर का मुद्दा, तो इंडिया पाकिस्तान का जो कश्मीर इशू है आज तक भी रिजॉल्व नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन की असफलता को दर्शाता है। मतलब इट इज नॉट सक्सेसफुल। दूसरी चीज, इजराइल पैलेस्टीन इशू अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है। इसके बाद तीसरा अगर हम देखें तो कोरियन पेनिनसुला का जो इशू है अभी तक बना हुआ है। कोरियन पेनिनसुला, कोई फायदा नहीं हुआ इसमें भी। Second we see is that in protecting human rights, ये तो है पीस को मेंटेन करने के लिए पिलर, तो इस पे तो फेल्ड, ठीक है, अच्छे से काम नहीं कर पाया। सेकेंड इज, अब सेकेंड पिलर के बारे में देखते हैं कि क्या यहाँ पर अच्छे से काम किया यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर भी फेल है। क्यों? मैं आपको कुछ क्राइसिस के नाम बताऊंगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि इट इज फेल। जैसे कि सीरिया में अभी भी क्राइसिस चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। आज के टाइम पे म्यांमार में रोहिंग्यास क्राइसिस चल रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है इन लोगों को, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, कोई रेजोल्यूशन नहीं है। अफ्रीका की कितनी कंट्रीज में क्राइसिस चल रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं तीसरे एस्पेक्ट पे। तीसरा एस्पेक्ट है प्रमोटिंग डेवलपमेंट। प्रमोटिंग डेवलपमेंट में यहाँ पर कुछ अचीवमेंट हुई है, एटलीस्ट some achievement has happened in promotion of development. स्पेशली जो अचीवमेंट आती है वो आती है WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सक्षम रही इबोला वायरस को कंटेन करने में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जीका वायरस को कंटेन करने में काफी सक्षम रही है। तो यानी पेंडेमिक से रिलेटेड अगर हम देखें तो काफी अच्छा काम किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। लेकिन हम देखते हैं यूएन का जो रोल है मेजर प्लेटफॉर्म पे डेवलपमेंट पार्टनरशिप के लिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने लिया है, यूनाइटेड नेशन ने नहीं लिया। WTO, IMF इनको साइडलाइन कर दिया गया है डेवलपमेंट एजेंडा के रिस्पेक्ट। इस WTO और IMF ने यूनाइटेड नेशन को साइडलाइन कर दिया। तो आज के टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है यूनाइटेड नेशन को लेकर के? प्रेजेंट सिचुएशन है कि अभी यूएन मल्टीपल क्राइसिस फेस कर रहा है। इट इज फेसिंग मल्टीपल क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस फेस कर रहा है। और यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की जरूरत है अर्जेंटली, दैट इज रिक्वायर्ड और एन अर्जेंट बेसिस। आज के टाइम पे आप देखोगे कि यूएसए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा है, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसके चलते ही थ्रेटन भी किया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल जाएगा अमेरिका। रीजन, यूएसए अपने इंटरेस्ट हमेशा से यूएन में परस्यू करता है। यूएन, यूनाइटेड नेशन, यूएन जो प्लेटफॉर्म है हमेशा से यूएसए की हेजेमनी को एस्टैब्लिश करने में बहुत सक्षम रहा है। ये प्लेटफॉर्म, यूनाइटेड नेशन में यूएस की हेजेमनी हुआ करती थी। आज के टाइम पे कंट्रीज डिमांड कर रही हैं यहाँ पर रिफॉर्म्स की,
देखिए, डोमिनेशन थी यूएसए की, और जब आप रिफॉर्म्स की डिमांड कर रहे हो दैट मीन्स आप डिमांड कर रहे हो कि एक कंट्री के पास में जो इसका कोटा रेट है वो ज़्यादा डोमिनेशन नहीं होना चाहिए, सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तो फायदा नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इसीलिए अब यूएसए ने यूनाइटेड नेशन को अंडरमाइन करना स्टार्ट कर दिया है। इसीलिए काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे यूनेस्को से बाहर निकल गया है यूएसए, ठीक है, ट्रम्प के अंडर में। अपार्ट फ्रॉम दैट क्लाइमेट चेंज से बाहर निकल गया है, हम देखते हैं। जो पेरिस की जो टॉक्स हुआ करती थी, पीस टॉक्स, उससे बाहर निकल गया है। देन यूनेस्को हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। इसके अलावा वी सी अदर थिंग्स लाइक किस तरीके से टीपीपी इनफैक्ट कैंसिल कर दिया है इन्होंने। दिस इज व्हाट वी सी। इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में जो पैसा दिया जाता था, जो फंडिंग आती थी यहाँ पर, पर्सनल तो खैर ये लोग क्या ही भेजेंगे, लेकिन फंडिंग भी जो देते थे उसमें भी काफी रिडक्शन करती है। तो कहीं ना कहीं यूएसए इज गेटिंग आउट ऑफ इट। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या हमें यूनाइटेड नेशन की जरूरत है? तो इसमें जो फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं, फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल, बहुत फेमस नाम है, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, बन की मून। बन की मून, इन्होंने कहा है दैट वी नीड मोर यूएन, वी नीड मोर यूनाइटेड नेशन देन लेस यूनाइटेड नेशन। हमें पहले से भी ज्यादा जरूरत है। क्यों? आप चैलेंजेस देखिए। कौन से चैलेंजेस? ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल चैलेंजेस ऐसे चैलेंजेस हैं जो एक कंट्री मिलकर के उनको फेस नहीं कर सकती। उसके लिए सभी कंट्रीज को साथ में आना होगा, जैसे टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, पेंडेमिक्स, क्लाइमेट चेंज, साइबर क्राइम। एक कंट्री के बस का काम नहीं है ये सब करना। तो एक कंट्री की कैपेसिटी से बियॉन्ड चला गया है ये। क्या यूएसए फेल हो गया है? तो इस पे इनका कहना है, बन की मून का, कि यूएसए सॉरी यूनाइटेड नेशन फेल नहीं हुआ है, इट इज आर फेलियर। हम फेल हुए हैं कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म का यूज नहीं कर पाए जिसको यूज करके आप अच्छे से पीस क्रिएट कर सकते थे। इन सभी चैलेंजेस के साथ में कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू आप ओवरकम कर सकते थे, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। खैर, यूनाइटेड नेशन में आज रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगी कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में ही चेंजेस आए। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है, इसमें एक आर्टिकल दिया गया है जिसके चलते आप इंटरवीन नहीं कर सकते किसी कंट्री के डोमेस्टिक अफेयर्स में। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारी कंट्रीज में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, तो आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। सबसे पहले इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। अभी भी यूनाइटेड नेशन चार्टर में जापान और जर्मनी को एनिमी स्टेट्स लिखा गया है, तो उसको भी चेंज करने की जरूरत है। जबकि ये जो आप देखोगे कि जर्मनी एंड जापान जैसी जो कंट्रीज हैं अब यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट के लिए एस्पायर कर रही हैं, तो ये तो चेंज करने की जरूरत है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन बेटर बैठाने के लिए। देन हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट में रेड टेपिज्म बहुत है।
ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी साइज नहीं है, ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है, डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। पीस कीपिंग में हम देखते हैं कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए, जबकि रिसेंटली ट्रम्प ने $600 million पीस कीपिंग से डिडक्ट कर दिए हैं। इनफैक्ट फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सभी कंट्रीज को अपने ड्यूज टाइम पे देने चाहिए, और साथ ही साथ बजट इंक्रीज करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशन का बजट बहुत कम है, हार्डली $6 पर पर्सन पड़ेगा यूनाइटेड नेशन का, अगर आप बजट के हिसाब से देखें जितना बजट है। एंड एट द सेम टाइम वी सी दैट इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, इसको फंडिंग के लिए मेंबर कंट्रीज पे डिपेंड होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। इसके अलावा हम देखते हैं कि रिफॉर्म्स जो है आने हैं वो कैसे आएंगे। रिफॉर्म्स तो हम बात कर लेते हैं कि रिफॉर्म्स आनी चाहिए, लेकिन कैसे आएंगे वो भी बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर है। देखिए, आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जब भी लाने की बात करोगे तो उसके लिए आपको यूनाइटेड नेशन चार्टर को अमेंड करना पड़ेगा, और उसका एक प्रोसीजर है जो बहुत रिजिड है, बहुत टाइट है, आप ऐसे आसानी से अमेंड नहीं कर सकते उसको। आज तक 1945 के टाइम से अभी 2019 आ गया है, सिर्फ 2 बार अमेंडमेंट हुआ है, बस 2 बार। पहला हुआ था जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे उनको बढ़ाना था, परमानेंट मेंबर्स तो कभी बढ़े ही नहीं। दूसरा हुआ था जब इसकी जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना था। तो बस 2 बार ऐसा हुआ है जब अमेंडमेंट के लिए अमेंडमेंट हुई है यहाँ पर रिफॉर्म्स के लिए। और रिफॉर्म्स लाने का सिस्टम, अमेंडमेंट लाने का सिस्टम भी बहुत रिजिड है। सबसे पहले मान लीजिए आपको कोई भी रिफॉर्म लेके आना है, लेट्स सी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप को बढ़ाने के लिए अभी 5 परमानेंट मेंबर हैं, 5 के अलावा अगर मान लीजिए 4 और बढ़ाए जाए, मान लो, ठीक है, अगर एक को भी बढ़ाना है तो हम देखते हैं कि सबसे पहले प्रपोजल डाला जाएगा। प्रपोजल के लिए जनरल असेंबली के जो जितने भी मेंबर्स हैं उसके 2/3 मेंबर, यानी मान लीजिए अगर इसमें 99 मेंबर्स हैं, अगर 99 मेंबर्स हैं जनरल असेंबली में, तो 99 में से 66 जो मेंबर्स हैं वो पहले प्रपोज करें कि हाँ ठीक है रिफॉर्म लेके आओ, फिर उस प्रपोजल को पास भी इसी मेजोरिटी से किया जाए, 66 से। 66 कम से कम लोग उसके फेवर में वोट करें। फिर और इसमें इन 66 में जो P5 कंट्रीज हैं, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, यूएसए और फ्रांस, इनका भी कंसेंट होना चाहिए। कोई भी एक कंट्री अगर इसमें वीटो कर देगा तो रिफॉर्म नहीं आ पाएंगे। मान लीजिए इन्होंने कंसेंट दे भी दिया, फिर उसके बाद में क्या होगा? फिर उसके बाद में ये रिफॉर्म्स आने के बाद में ये डोमेस्टिक रेटिफिकेशन के लिए जाएगा, मतलब ये सभी देश फिर अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स अपने अपनी कंट्री में जाकर के अपने पार्लियामेंट से इसको रेटिफाई करवाएंगे, और उसमें भी कम से कम 66 कंट्रीज का रेटिफिकेशन चाहिए होगा, तब जाकर के यहाँ पर रिफॉर्म्स आएंगे। सो ये चीज हमको देखने को मिलती है दैट रिफॉर्म्स जो लाने का तरीका है बहुत ही रिजिड है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन बॉडी में अगर किसी के पास एक्शन लेने की पावर है, बाइंडिंग पावर है, कि अगर आपने वो नहीं फॉलो किया तो आपको एक्शंस झेलने पड़ेंगे, तो आपको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी या सैंक्शंस आपके ऊपर लगेंगे।
तो वो पावर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास में। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इंडिया एज मेनी एज 7 टाइम्स नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है, लेकिन इंडिया एस्पायर कर रहा है परमानेंट मेंबरशिप के लिए। इनफैक्ट इंडिया जब 7वीं बार परमानेंट मेंबर बना था लास्ट टाइम 2010 के पास में, 2 साल के लिए, तो ये प्रॉमिस किया गया था कि इसके बाद अगली बार जब होगा तो इसमें इनको बनाया जाएगा परमानेंट मेंबर। लेकिन हम देखते हैं कि 2011 में ही अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आ जाएगा, मिडिल ईस्ट का क्राइसिस होगा, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी जिसके चलते ये सब टल जाएगा। तो आज भी एस्पायर ही। प्लीज बताइए आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके ओके, तो कहाँ तक सुना आपने? कौन से पॉइंट तक? अरब स्प्रिंग? अच्छा, ओके ओके। इंडिया वॉज प्रॉमिस टू एंटर यूनाइटेड नेशन। वेट अ मिनट, मेरी साइड से अभी भी रिफ्रेश ही हो रहा है एक्चुअली। तो इंडिया को बेसिकली ये प्रॉमिस किया गया कि यूनाइटेड नेशन में आपको परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी। दूसरा मैं बता रही थी, इसके अलावा रिफॉर्म्स से रिलेटेड इशू है कि वीटो रिफॉर्म्स के रिलेटेड इशू है यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या ये डिस्कस कर लिया रिगार्डिंग दिस? हैव आई डिस्कस दिस कि यूनाइटेड नेशन में अमेंडमेंट लाने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे? ये सुना आपने? बिकॉज मैंने अपनी साइड से कवर कर दिया था। नो, ओके। यूनाइटेड नेशन में अगर रिफॉर्म्स लाने हैं तो सबसे पहले रिफॉर्म्स लाने के लिए यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें अमेंडमेंट लाए जाएंगे। और उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए आज तक सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब उसमें अमेंडमेंट आया है। एक बार आया था जब नॉन परमानेंट मेंबर्स की सीट बढ़ाई जा रही थी, दूसरे टाइम इकोसॉक जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाली जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, उसके मेंबर्स की सीट बढ़ाई जा रही थी बस। तो यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स लाना बहुत मुश्किल है, आपको स्टेप फॉलो करना पड़ता है। स्टेप होता है कि सबसे पहले आपको जो रिफॉर्म लेकर के आना है उसको प्रपोज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यूनाइटेड नेशन में टोटल 99 कंट्रीज हैं, तो 99 कंट्रीज में से कम 66 कंट्रीज, मतलब 2/3 कंट्रीज उसकी आपको उनका वोट चाहिए होगा, मतलब प्रपोजल के फॉर्म में वो होंगी। दूसरा, फिर उसको पास करवाना है तो उसमें भी 99 में से 66 कंट्रीज का आपको वोट चाहिए। फिर उस 66 को मान लीजिए वोट मिल गया आपको, तो उसमें एक और कंडीशन है कि उसमें भी जो P5 कंट्रीज हैं उनका सभी का कंसेंट होना चाहिए। मतलब वीटो पावर वो यूज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने वीटो पावर यूज की तो फिर वो रिफॉर्म का जो एजेंडा, जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा वो वहीं पे डिफीट हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज, इसके बाद क्या करना है, मान लीजिए कि इन्होंने कंसेंट भी दे दिया। अब इन्होंने कंसेंट दे दिया, कंसेंट देने के बाद भी अगर हम देखते हैं कि उसके बावजूद लेट्स से दैट कि पास हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर इन्हीं कंट्रीज को अपने डोमेस्टिक रेटिफिकेशन अपनी कंट्री में जाकर के वहां पर जो पार्लियामेंट होगी, सेनेट या जो भी होती है, वहां से भी आपको रेटिफिकेशन पाना होगा। यानी 66 कंट्रीज की रेटिफिकेशन चाहिए, उनकी पार्लियामेंट जो है वो इसके फेवर में वोट करे, तब जा करके रिफॉर्म्स होंगे। तो इतना ज़्यादा कम्बरसम और इतना ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्स है, इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है अमेंड करना। और इसमें भी हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर को अमेंड करना बहुत ज़रूरी होगा।
यूनाइटेड नेशन में उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीटो रिफॉर्म्स। वीटो रिफॉर्म्स आपको पता है कि यूएसएसआर की वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था। एक्चुअली में लीग ऑफ नेशन में यूएसएसआर नहीं था, इसीलिए भी लीग ऑफ नेशन फेल हो जाएगा। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की बात की जाएगी तो यूएसए चाहता था कि यूएसएसआर भी इसका पार्ट हो, जिसके चलते यूएसएसआर को इनवाइट किया गया, लेकिन यूएसएसआर मना कर देगा। और यूएसएसआर लेकिन ऑब्वियसली आएगा, लेकिन यूएसएसआर एक कंडीशन रखेगा। कंडीशन इस कंडीशन पे ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट बना था कि वीटो होगा, यानी किसी ऐसे रेजोल्यूशन पे जिसपे कलेक्टिव एक्शन लेना है, अगर उस पे एक भी कंट्री ने वीटो यूज कर दी तो आप वो एक्शन वहीं डिफीट कर दोगे, मतलब वो नहीं लिया जाएगा। तो उस टाइम पे जरूरत था, कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ही है सारी कंट्रीज इसमें पार्ट हो, तो ऑब्वियसली वीटो की एक्सेप्ट की गई उस टाइम पे। आज तक सिर्फ ऐसा 2 बार हुआ है जो वीटो यूज नहीं की गई, अदरवाइज जितनी बार रेजोल्यूशन लाई गई हैं उतनी बार वीटो यूज हुई है। तो वीटो रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाती है कि या तो इसको कम्प्लीटली रिमूव कर दो, या फिर जो दूसरी कंट्रीज अभी नई कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप दोगे उनको वीटो मत दो। इंडिया इनफैक्ट इसके लिए भी रेडी था। 2008 में इंडिया ने ये चीज बोली कि ठीक है, हमें 10 सालों तक वीटो मत देना, ठीक है, हम मेंबर बना लो हमें परमानेंट, हमको अगले 10 ईयर्स तक वीटो मत देना, उसके बाद हमारी वीटो स्टार्ट कर देना, ऐसा कुछ। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज हैं, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, अफ्रीका से एक भी कंट्री नहीं है यूनाइटेड नेशन में, तो ये लोग डिमांड करते हैं कि नहीं, वीटो होनी चाहिए। अफ्रीका से कम 2 कंट्रीज जानी चाहिए, साउथ अमेरिका से कम एक कंट्री होनी चाहिए, एशिया में से इंडिया होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि जो जर्मनी डिमांड करता है कि जर्मनी को भी एक परमानेंट मेंबर बनना है, वो अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूरोप से ऑलरेडी ओवर रिप्रेजेंटेशन है। यूरोप वैसे पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी उसमें ब्रिटेन एंड फ्रांस है, जरूरत नहीं है। लेकिन ये सभी रिफॉर्म्स की बात की जाती है यूनाइटेड नेशन में। बाकी तो आपको पता ही है कि कौन कौन सी एजेंसीज हैं इसकी, वो एज इट इज आपको अपनी कवर करनी है, ठीक है। एजेंसीज कवर करनी है, जैसे यूनेस्को और ये सभी चीज़ें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ये सभी चीज़ें तो आपकी बेसिक में आ जाती है। सो आज हम यहीं पे अपना सेशन फिनिश करेंगे, ठीक है। विल एंड द सेशन अर्ली, बहुत सारी क्लासेस हो गई हैं आज, तो आई गिव यू सम रेस्ट। कल हमारी छुट्टी है एंड मंडे से अब अगली हम क्लासेस शुरू करेंगे पेपर 1 सेक्शन बी पे। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, आंसर्स भेज दीजिए, चैट में आपने लिखा है तो प्लीज सेंड दैट इन द ग्रुप। थैंक यू वेरी मच।